हाय, आई एम अभिनव फ्रॉम रेजिलियंस। तो पिछले वीडियो में हमने 21st चैन के फर्स्ट शिफ्ट को एनालाइज किया था एंड उसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे, राइट? अभी हम 21st चैन के ही सेकंड शिफ्ट को एनालाइज करने वाले हैं। तो इसमें पहले दिया है आइसोबारिक एक्सपेंशन वर्क इज 100 जूल। ठीक है, आइसोबारिक दिया हुआ है। आइसोबारिक का वर्क डन क्या होता है, एक बार पहले वो लिख लेते हैं, पी डेल्टा वी या फिर एन आर डेल्टा टी। एन आर डेल्टा टी इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 जूल, राइट? 100 जूल। ओके, नाउ एंड गामा ऑफ द गैस इज 1.4। गामा 1.4 देने का मतलब है, गामा क्या होता है, सीपी बाई सीवी, राइट? तो ये गामा 1.4 देने का मतलब है सीपी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 7r/2 हो जाएगी एंड सीवी की जो वैल्यू हो जाएगी 5r/2 हो जाएगी। यही तो होता है, राइट? ये डायटोमिक का ही होता है 1.4, राइट? ओके, नाउ हमें सीपी सीवी मिल चुका है। हमें क्या पूछा है, हीट गिवन टू द गैस। ओके, हीट, तो डेल्टा क्यू की जो वैल्यू होता है वो होता है एन सीपी डेल्टा टी, right? And the value of Cp is 7r/2, sorry, 7r/2, तो n 7r/2 into डेल्टा टी। तो यहाँ पे 7/2 अगर हम आगे रखें तो ये आ जाएगा nr डेल्टा टी, एंड nr डेल्टा टी की वैल्यू हमें 100 जूल दे रखी है, तो ये आ जाएगा 700/2 350 जूल। क्लियर है? तो ये हो। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इंक्रीजेज, फ्रिंज विथ इंक्रीजेज। ओके, तो ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। तो ले सपोज ये हमने यहाँ पे स्लिट बनाया और ये बनाया हमने स्क्रीन एंड स्लिट का बीच की डिस्टेंस है कैपिटल डी, ये है स्मॉल डी, और जो लाइट वेव आ रहा है उसका जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। तो फ्रिंज विड्थ किसके किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रिंज विड्थ डिपेंड करता है डी लैम्डा बाई डी के ऊपर, जहाँ पे कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, स्मॉल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स, लैम्डा वेवलेंथ। तो यहाँ पे बोल रखा है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन इंक्रीजेज फ्रिंज विड्थ इंक्रीजेज। यस, if the wavelength of the monochromatic light increases fringe width increases। yes, क्योंकि कैपिटल डी एंड लैम्डा दोनों ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट? तो बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट। तो इसको हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो सर्किट बना है वो दो वायर से बना हुआ है। यहाँ से जो करंट जा रहा है आई है एंड हमें निकालना मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे है, आर डिस्टेंस पे। एंड लेट्स सपोज इसको हम वायर नंबर 1 बोल देते हैं। एंड एक सिचुएशन है एक सर्कल वाला जिसमें करंट ना क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, राइट? एंड इसमें हमें सेंटर पे निकालना, इस दोनों का सम हमें करना होगा। लेट्स सपोज इसको वायर नंबर 2 बोलते हैं। इस दोनों को हमें सम करना होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे। तो वायर 1 के कारण हम देख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से कि बाहर की तरफ आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, राइट? एंड वायर 2 के कारण इनटू द प्लेन जा रहा है। तो दोनों का जो नेट आएगा वो सब्ट्रैक्शन आएगा। अगर हम आउट ऑफ द प्लेन की वैल्यू निकालेंगे, नेट मतलब इसके कारण जो नेट निकालेंगे वो हमारा आएगा ड्यू टू वायर 1। लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड 1 जो आएगा वो क्या जाएगा, सिंपली इनफिनाइट वायर का क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, राइट? एंड इसका ये सर्कुलर जो लूप है इसका क्या हो जाएगा, B2 का। तो B2 का होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, उल्टा है। तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा, राइट? तो अगर डायरेक्शन वाइज मतलब टेकिंग आउटवर्ड्स एज पॉजिटिव, देन वी विल गेट बी नेट एज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंटू 1 माइनस, यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉमन लेंगे तो यहाँ ऊपर पाई बचेगा, राइट? 1 माइनस पाई, और ये कौन से डायरेक्शन में, आउट ऑफ द प्लेन। ये देखना आउट ऑफ द प्लेन पूछा है या इनटू द प्लेन पूछा है। अगर इनटू द प्लेन पूछेगा तो यहीं पे ये 1 माइनस पाई की जगह पे पाई माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। व्हाट विल बी द समीशन ऑफ 0.13 153.2 5.0। अच्छा, ओके, समीशन ही निकालना है ना। तो एडिशन में क्या करते हैं, डेसिमल के बाद देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, और उसमें जो मिनिमम होगा ना वही हमारा आंसर होगा डेसिमल के बाद। मतलब यहाँ डेसिमल के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद 1 है सिग्निफिकेंट फिगर है, डेसिमल के बाद 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसके आगे वाला तो नॉर्मली ऐड कर दो, 153 प्लस 0 प्लस 5 तो ये आ जाएगा 158 पॉइंट। डेसिमल के बाद 3 है, 1 है एंड 2 है। तो सबसे कम क्या है, 1, तो हमें 2 प्लस 1 प्लस 0 करना होगा, मतलब 3। कई बार ना, क्योंकि हमें मालूम है कि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है डेसिमल के बाद, तो ऑप्शन में से भी हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं, हमें कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं होती है। कई बार ऑप्शन ही ऐसा दिया होता है ना,
कि अलग अलग सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो उसमें से ना सिर्फ एक डेसिमल के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर वाला है वही कलेक्ट करना है, ठीक है ना, वही टिक करना है। ओके, नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ रिवर इज 10 मीटर पर सेकंड। ओके, एक रिवर है जिसमें वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। ओके, विथ भी दे रखा है 200 मीटर इज विथ। A boat can move with a speed of 20 meter per second. Okay, this is moving with 20 meter per second. Okay, we don't know the direction, but let's check. With respect to flow, find the minimum time. Minimum time के लिए perpendicular ही होता है, मतलब सही हमने बनाया है। तो सबसे पहली बात हम लोग y में कैलकुलेशन करेंगे और x में कैलकुलेशन करेंगे। तो u y हमें पता है 20 मीटर पर सेकेंड, एस वाई हमें पता है 200 मीटर, ए वाई तो जीरो है। तो यहाँ से इसी को यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो हमारा जो टी आएगा वो सिंपली आ जाएगा 200/20, 10 सेकेंड, ठीक है। और हमें यूएक्स पता है कितना, तो मिनिमम टाइम कितना हो गया 10 सेकेंड। अब हमें यूएक्स पता है कितना, यूएक्स पता है 10 मीटर पर सेकेंड, एंड टाइम पता है हमें 10 सेकेंड, एक्सेलरेशन तो जीरो है। तो यहाँ से एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे तो 100 मीटर आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ डिस्प्लेसमेंट अलोंग द रिवर बैंक पूछा है, मतलब इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट पूछा है हमसे। तो इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट मतलब एस एक्स पूछा है। अगर हमसे यहाँ से नेट डिस्प्लेसमेंट पूछा होता तो वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, राइट, 200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, तब हमें मिलता, ठीक है ना। तो देख लेना क्या पूछा हुआ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, सो द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर सी इन द गिवन सर्किट। ओके, इसमें चार्ज स्टोर पूछा है स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, मतलब क्या होगा कि हम इस सर्किट को ब्रेक कर लेंगे, एंड ये रिवर्स बायस है, इसको भी ब्रेक कर लेंगे, ये फॉरवर्ड बायस है तो इसको कंडक्टर से रिप्लेस कर देंगे। मतलब जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, एक बैटरी है 2.5 वोल्ट की, एंड यहाँ 1 ओम, एंड यहाँ पे 4 ओम, 5 ओम का एक रेजिस्टेंस है, ऐसा बनेगा। और यू कैन राइट 4 ओम यहाँ पे एंड 1 ओम यहाँ पे, तो 5 ओम का है ओवरऑल। तो यहाँ से I की वैल्यू निकालेंगे जो कि V बाई आर मिलेगा। V की वैल्यू 2.5 है एंड द वैल्यू ऑफ R इज 0. सॉरी, द वैल्यू ऑफ R इज 5, सो वी विल गेट द करंट एज 0.5 एम्पियर, राइट। तो हमें करंट की वैल्यू मिल गई। तो हमें क्या करना है कि कैपेसिटर में हमें निकालना है चार्ज, तो हमें वोल्टेज चाहिए इस दो पॉइंट के बीच का। तो इस दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ड्रॉप मिलेगा, यहाँ से यहाँ राइज मिलेगा। ड्रॉप कितने का मिलेगा, आई आर का 0.5 इंटू 1, तो 0.5 का ड्रॉप प्लस 2.5 का राइज। तो टोटल जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर आ गया वो 2 वोल्ट आ गया। एवी के अक्रॉस का वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस का होगा, राइट। सर कैपेसिटर क्यों, रेजिस्टेंस भी तो है बीच में, तो इससे करंट फ्लो नहीं हो रहा है। जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो इसके अक्रॉस का ड्रॉप जीरो होगा, राइट। तो अब हमें मालूम चल चुका है VC की वैल्यू 2 वोल्ट कैपेसिटर के अक्रॉस, और हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू मालूम है 5 माइक्रोफैराड। तो हमें Q निकालना है, Q इक्वल्स टू सिंपल फॉर्मूला C इंटू V, राइट। C 5 माइक्रोफैराड एंड V 2 वोल्ट, तो यह आ जाएगा 10 माइक्रोफैराड। इज दिस ओके? ओके, नेक्स्ट, if the mass of the particle m equals to 2 kg and the displacement of the particle varies with x equals to this, then find the work done in the time interval t equals to 2 second to 2। ओके, तो x समय दे रखा है, राइट। तो हम यहाँ से अगर एक बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको तो वेलोसिटी मिल जाएगा मुझे, राइट। तो वी आर गेटिंग एज क्या मिल जाएगा, अल्फा बीटा गामा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है, आप देख सकते हो सबकी वैल्यू 1 है। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ मिलेगा 2t प्लस 1 प्लस 0, राइट, मतलब 2t प्लस 1। अब देखो वर्क डन अगर हमसे कोई पूछेगा तो वर्क डन निकालने का तरीका है या तो मैं यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल दूं एंड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करूं, या एक और तरीका है कि हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल ले, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो चेंज नहीं हो रहा होगा मास ऑफ द पार्टिकल, है ना, ये क्योंकि हाइट के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में बस बोल रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो हम चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, हाफ एम वी एट टी इक्वल्स टू 3। तो टी इक्वल्स टू 3 पे क्या हो जाएगा, 3 टू जा 6 प्लस 1 7 का स्क्वायर माइनस हाफ एम टी इक्वल्स टू 2 पे कितना हो जाएगा, 2 टू जा 4 प्लस 1 5 का स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ एम इज 2, सो ये और ये कट जाएगा,
तो 35 सॉरी 49 माइनस 25 14 और 24 जूल राइट। तो यहाँ से ये 24 जूल मिल जाएगा। क्लियर है ये? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हमने वर्क लगा दिया, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट, as shown in the figure, when the incident ray is parallel to the base of the prism, the emergent ray crashes along the second surface. If the refractive index of the prism is the angle theta. Okay, तो हमसे ये एंगल आस्केंगे। देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे मैं ऐसे नॉर्मल बनाता हूँ, तो यहाँ से लाइट रे कुछ ऐसे आई होगी एंड यहाँ पे ऐसा हुआ होगा कि जस्ट क्रिटिकल एंगल हो गया होगा, राइट। तो ये इधर ऐसे ग्रेज करके निकल जाएगा। तो सबसे पहली बात, अगर ये वाला चीज R1 है एंड ये R2 है, तो इसको एंगल ए बोल रहे हैं हम। तो ए इक्वल टू R1 प्लस R2 होता है, राइट। ओके, एंड ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 डिग्री है, राइट। ओके, तो ये भी 45 डिग्री है। तो यहाँ से जो इंसिडेंट हो रहा है, क्योंकि ये पूरा 90 है, राइट, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट 45 डिग्री है एंड ये √2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा सकते हैं, साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू √2 इज टू 1। तो यहाँ से R1, तो यहाँ से R1 की वैल्यू साइन R1 क्या आ जाएगा, साइन 45 1/√2 होता है, तो 1/√2, ओके लिख देता हूँ, 1/√2 इंटू ये √2 भी नीचे चला जाएगा, तो ये भी √2 नीचे आ जाएगा और साइन आर इधर ऊपर में। तो वी आर गेटिंग R1 एज 30 डिग्री, राइट। ओके, ये 30 डिग्री आ गया। अब यहाँ पे एंगल ऑफ जो इमरजेंस है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे अगर हम स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन R2 बाई साइन 90 जो कि 1 है equals to 1/√2. This will give me R2 equals to 45 डिग्री। तो R1 पता है 30, R2 पता चल गया है 45, तो एंगल ए की वैल्यू 75 आ जाएगी। अब एंगल ए की वैल्यू 75 आ गई, तो थीटा की वैल्यू निकालनी थी, तो थीटा प्लस 45 प्लस 75 इक्वल्स टू कितना, 180, राइट। तो थीटा प्लस 120 इक्वल्स टू 180। यहाँ से विल गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इज 60 डिग्री। क्लियर है? ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ राइट एंगल प्रिज्म। तो राइट एंगल हमने बना लिया एक, यहाँ पे राइट एंगल प्रिज्म, एंड इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है। व्हाट्स द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ लाइट रे। तो यहाँ से कितने एंगल से इंसिडेंट हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो सच दैट कि यहाँ पे ये TIR हो जाए, मतलब TIR जस्ट ग्रेज ऑफ द सरफेस हो, मतलब क्रिटिकल एंगल हो जाए, राइट। तो ये √2 दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका, एंड यहाँ पे 90 हो रहा है। यहाँ पे अगर R2 इसको एज्यूम करते हैं, इसको R1 एज्यूम करते हैं, तो सेकेंड सरफेस पे पहले लगा रहा हूँ मैं, तो साइन R2 बाई साइन 90 1 इक्वल्स टू 1/√2। तो यहाँ से R2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें। R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री, एंड ये 90 डिग्री है, तो R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 45 होना, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू 90 होना है। तो यहाँ से R1 की वैल्यू 45 मिल गई, मतलब ये 45 हो गई। अब ये हमें एंगल I निकालना है और ये √2 है, तो साइन I बाई साइन R1 इक्वल्स टू √2 इज टू 1। तो साइन आर की जो वैल्यू, R1 की जो वैल्यू है, ये आ गया क्या, साइन R1 की जो वैल्यू है वो तो हमें पता ही है 45 डिग्री, 1/√2, तो √2 कट जाएगा, आई की वैल्यू आ गया, साइन आई की वैल्यू 1 आ गया, मतलब आई इज 90 डिग्री। मतलब जस्ट ये ना ऐसे इंटर हो रहा होगा, इंटर भी ना एकदम ऐसे ही हो रहा है, ग्रेजिंग टाइप के इंसिडेंट हो रहा होगा, ठीक है ना। ओके,
ओके नेक्स्ट। तो यहाँ पे दे रखा है टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर ए बी इज 50 सेंटीमीटर। ओके, तो ए बी का जो लेंथ है वो 50 सेंटीमीटर है। अरेंज, ठीक है, कुछ अरेंजमेंट दिया है। एपी का लेंथ पूछा है, यस एपी का। तो सबसे पहली बात, इसमें जो 50 सेंटीमीटर है तो इसकी जो खुद की रेजिस्टेंस होगी ना वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होगी, राइट, क्योंकि आर इक्वल टू होता है रो एल बाई ए। तो क्रॉस सेक्शन एंड रो तो सेम ही है, सेमी मटेरियल से बना हुआ है। तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा, अगर इसको L1 मान ले, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा L1 के प्रोपोर्शनल होगा और इसका रेजिस्टेंस 50 माइनस L1 के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमें यही L1 की वैल्यू चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, क्योंकि अब ये नो रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब है कि 6 ओम वाला एंड 4 ओम वाला, और यहाँ पे L1 वाला जो रेजिस्टेंस है एंड 50 माइनस L1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो रेजिस्टेंस है, विटरसोन ब्रिज बना रहे होंगे। मतलब वी विल से 6/4 मस्ट बी इक्वल्स टू L1 by 50 माइनस L1, राइट। तो ये 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, तो 50 into 3 150 माइनस 3L1 इक्वल्स टू 2L1। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, 150 इक्वल्स टू 5L1, और वी विल गेट द वैल्यू ऑफ L1 इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे नेक्स्ट। तो इसमें पूछा है रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ थर्ड लाइन ऑफ पास्चन सीरीज। पास्चन का मतलब है इसका एक जो होगा n, उसकी वैल्यू 3 होगी। लाइमन बार्मर, बार्मर मतलब n इक्वल्स टू 2 होगा। थर्ड लाइन का मतलब है 4 होगा, इसका n इक्वल्स टू 4 फर्स्ट लाइन होगा, फिर सेकंड लाइन n इक्वल्स टू 6 के बारे में बात कर रहा है। और ये सेकंड लाइन का मतलब सेकंड थर्ड फोर्थ n इक्वल्स टू 4 के बारे में बात कर रहा है, राइट। तो अगर मैं ऊपर से 1 बाई लैम्डा p निकालने को ट्राई करूं, तो आएगा आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई 9 माइनस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। ये 1 बाई लैम्डा पी होगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो, आर बाई 9 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 1/4, तो ये जाएगा 3/4। नेक्स्ट, अब अगर बाल्मर सीरीज का 1 बाई लैम्डा पी निकालने को ट्राई करेंगे, ये 1 बाई लैम्डा पी आया है एंड लैम्डा बी निकालना है, 1 बाई लैम्डा बी निकालने को ट्राई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, यहाँ से आ जाएगा आर जेड स्क्वायर इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से आर बाई 4 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1/4, फिर से 3/4। तो लैम्डा पी की जो वैल्यू आ गई है आप देख सकते हो, 4/3 इंटू 9/r, एंड लैम्डा बी की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है 4/3 इंटू 4/r। तो अगर मुझे रेशियो किसका किसका है लैम्डा पी बाई लैम्डा बी, तो 4/3 कट, हमारा आ जाएगा आंसर 9/4। क्लियर है, ओके नेक्स्ट। The energy of electron of the Bohr atom is E naught by 25. Okay, E naught by 25. E naught is the ground state. Okay, तो एनर्जी जो होता है वो होता है -18.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो 25 है, मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि जो क्वांटम स्टेट है वो 5 है, राइट। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं n इक्वल्स टू 5। ओके, L इज द एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का उसका फॉर्मूला क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है NH/2 पाई। सो दे आर आस्किंग अबाउट, ओके, तो ये वैल्यू पूछ रहे हैं 2 पाई L/h की वैल्यू। अच्छा, ये तो n ही बच गया, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 5। क्लियर है ये, ओके नेक्स्ट। Each rod of mass m and rim of mass m if the radius of pulley is r, okay, find acceleration of the block of mass m। ओके ओके, तो लेट्स सपोज, सबसे पहली बात, सब कुछ यहाँ पे पुल्ली मासलेस नहीं है, तो यहाँ पे जो होगा ये अगर ए से एक्सलरेट करेगा नीचे की तरफ, तो ये जाएगा ऊपर ए से, एंड टेंशन हमें दोनों का अलग अलग लेना होगा, ये T1 एंड T2, क्योंकि यहाँ पे पुल्ली भी रोटेट करेगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहली बात, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूँ इस पुल्ली का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आएगा, अ, 2 रॉड है एंड सेंटर से पास हो रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आ जाएगा ml स्क्वायर, यानी m l की जगह पे 2r का स्क्वायर आ जाएगा, ml स्क्वायर बाई 12।
और ये 2 है इंटू 2। क्लियर है ये? और ये पुल्ली का फिर आ जाएगा, मतलब एक रिंग की तरह हो जाएगा mr²। तो नेट जो आई आया इसका वो आ जाएगा, ये आएगा 2mr² / 3 प्लस mr², 5mr²/3। तो ये हमारा आ गया आई की वैल्यू। अब इसमें एफवीडी बनाएंगे तो नीचे की तरफ mg लगेगा, यहाँ पे भी नीचे की तरफ स्मॉल mg लगेगा। तो और तो अब यहाँ पे हम लिखना चाह रहे हैं पहले बड़े वाले का, तो वो लिखेंगे क्या, mg माइनस T1 इक्वल्स टू m टाइम्स a, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, T2, ये जो है T2 ये ऊपर जाएगा, अगर ये नीचे आएगा तो सेम एक्सलेशन से ये इसको ऊपर जाना होगा। तो T2 बड़ा हो जाएगा उस केस में, T2 माइनस एम जी इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू ए। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 3 ना ये पुली का बनेगा। पुली का कैसे, तो इधर की तरफ T1 लग रहा है, इधर की तरफ T2 लग रहा है, राइट। तो ये आ जाएगा क्या, T1 इंटू आर माइनस T2 इंटू आर इक्वल्स टू आई टाइम्स अल्फा। आई की वैल्यू हमने पहले निकाल रखा है 5 कैपिटल mr² / 3 टाइम्स अल्फा। अब अल्फा जो होगा इस केस में a इक्वल्स टू आर अल्फा होगा, राइट। तो अल्फा की वैल्यू a/r रख सकते हैं, a/r। तो यहाँ से r से r कट गया, एक और यहाँ से r कॉमन लेकर के पूरा ही कट जाएगा, राइट। तो जो इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा उसको मैं रिराइट कर देता हूँ। ये आ जाएगा क्या, T1 माइनस T2 इक्वल्स टू 5 कैपिटल M a/3। ये है इक्वेशन नंबर 3। तो अगर तीनों को एक साथ ऐड करेंगे तो माइनस T1 है, एक में प्लस T1 है, T2 प्लस में है, माइनस में, सब कट जाएगा। हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी, मतलब बेसिकली m माइनस m इंटू जी। और ये साइड आ जाएगा 5m/3 प्लस m, तो ये आ जाएगा 8m/3 प्लस स्मॉल m इंटू ए। अब इसी को यहाँ से हमें a निकालना था, तो a की वैल्यू आ जाएगी, अगर इसको भी लिखना चाहते हो तो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 3 जाके उधर, फिर ऐसा हो जाएगा 3 कैपिटल M माइनस स्मॉल m इंटू जी डिवाइडेड बाई 8m प्लस 3 स्मॉल m। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था। ओके, द RMS speed of O2 molecule at 47 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू द RMS speed of H2 molecule at kept at। तो देखो सबसे पहली बात कि O2 का जो मास होता है वो 32 होता है, मास के ऊपर डिपेंड करता है, राइट, क्योंकि रूट अंडर 3RT/m होता है, और इसका जो H2 मॉलिक्यूल का होता है वो 2 होता है। तो इसका 47 डिग्री, तो रूट अंडर 3RT, टी 47 का मतलब क्या हो जाएगा, 273 प्लस 47, राइट। तो वी विल गेट 7 प्लस 3 10 2 3 320। तो 320, क्योंकि हमें केल्विन में रखना होता है कैलकुलेशन में, डिवाइड बाई m 32। एंड ये किसके इक्वल है, ये 3RT, मुझे नहीं पता, ये केल्विन में आएगा, फिर मुझे सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा अगर ऑप्शन सेल्सियस में होगा तो, डिवाइड बाई m की वैल्यू 2 अंडर रूट। तो ये 3R से 3R हो गया, एंड दोनों साइड हम एक काम करते हैं, 10 से यहाँ पे कट कर देते हैं, तो ये 10 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से स्क्वायर कर देंगे हम, तो अगर 10 इक्वल्स टू T/2, तो जो टी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 20। लेकिन ये 20 केल्विन में आया है, अगर ऑप्शन केल्विन में है तो गुड एंड वेल, वरना सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, 273 इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 253 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है ये? ओके गुड, नेक्स्ट। Two spheres of equal mass and charge q and radius are moving towards each other. Both have speed u and when distance between their center is 4r, minimum value of u so that they touch each other. ओके ठीक है, तो क्या है कि पहले एक स्फीयर है हमारे पास,
और एक और स्फीयर है हमारे पास, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 4r है, और दोनों यू से मूव कर रहे हैं। मतलब जो इनिशियल हमारे पास एनर्जी है वो है समथिंग लाइक के क्यू स्क्वायर बाई 4r प्लस हाफ एम यू स्क्वायर प्लस हाफ एम यू स्क्वायर इक्वल्स टू। देखो इसमें कायदे से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी लिखना चाहिए था दोनों के बीच में, बट उसमें ऑप्शंस में ना जो जिस टाइप से थे उसमें जी नहीं था। इसका मतलब क्या है कि वो नेग्लेक्ट करना होगा हमें, ठीक है। वैसे भी उसकी वैल्यू बहुत कम आएगी, तो वैसे भी वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बट ये वो काउंट होगा अगर इन फ्यूचर कभी ऐसा हुआ कि एकदम नेग्लेक्ट नहीं करना है तो उसको काउंट करना होगा। तो ये हो गया, ये हो गया इनिशियल एनर्जी। एंड तो फाइनल का जो होगा, अगर ये दोनों एकदम पास में ऐसे आ जाएगा तो फाइनल में जो सेपरेशन दोनों के बीच का बचेगा वो 2r बचेगा, राइट। तो इसकी जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई 2r। एंड काइनेटिक एनर्जी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि उसको मिनिमम वैल्यू चाहिए कि यहाँ पे पहुंच जाए, तो यहाँ पे जस्ट पहुंच के रुक जाए। तो ये है हमारी इक्वेशन बनेगी। एंड यहाँ से हमें u की वैल्यू निकालनी होगी। k की वैल्यू 1/4 पाई नॉट है, उसके अकॉर्डिंग ये 2 से 2 कट जाएगा। एंड यहाँ से दूसरे साइड जाएगा तो एम यू स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी ये माइनस में हो जाएगा, तो आ जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई 4r आ जाएगी, 2r में से 4r सब्ट्रैक्ट होकर के। यहाँ से u की जो वैल्यू हमारी निकलेगी वो निकलेगी के क्यू स्क्वायर 4mr अंडर रूट। क्लियर। अब इसी में के की वैल्यू भी पुट किया जा सकता है 1/4 पाई नॉट, उसके अकॉर्डिंग भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन पे डिपेंड है कि किस तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ओके नेक्स्ट। पार्टिकल ऑफ मास इतना केजी एंड, ठीक है ऐसे तो ठीक है। फाइंड डी ब्रोगली। ओके डी ब्रोगली हमसे पूछा, तो डी ब्रोगली का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई पी, या फिर होता है एच बाई एम बी, या फिर होता है एच बाई रूट अंडर 2m के, या फिर होता है एच बाई रूट अंडर 2m/क्यू v। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारे पास मास दे रखा है, हमारे पास क्यू दे रखा है, और हमारे पास पोटेंशियल दे रखा है। यहाँ पे वी पोटेंशियल है, तो सबकी वैल्यू पुट करके यहाँ से एच की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। सॉरी लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इस यूनिट में, 2 इंटू एम की वैल्यू है 6 इंटू 10⁻27, क्यू 3 इंटू 10⁻19, वी 1.2 रूट अंडर। सबकी वैल्यू पुट करो, जो आना होगा वो आ जाएगा। वैसे ये लग रहा है कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि 6 टू जा यहाँ से 12 3 जा 36, तो 6 से यहाँ से बाहर आ रहा है, ऊपर 6.63 इंटू 10⁻⁻34, और नीचे एक 6 बाहर आया है, एंड 121 का 1.1 बाहर आएगा, एंड यहाँ 19 एंड 27 है, तो 36 46 है, तो ये 10⁻⁻23 बाहर आएगा, राइट, रूट के। तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -23 जाके +23 हो जाएगा, और ये जाएगा 6.63 बाई नीचे 6.6 आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली कट जा रहा है, राइट। एंड ये आ जाएगा 10⁻⁻11। अब जैसे नैनोमीटर में रखा है या एंगस्ट्रोन में रखा है, जिसके अकॉर्डिंग ऑप्शन आप देख लीजिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट। तो इस क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी दे रखा है, एंड हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर निकालना है। ओके तो हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा दे रखा है, राइट। फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो ओमेगा एंड फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन, मतलब ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ होता है, तो अगर ओमेगा निकल जाएगा हमारा नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का, तो वो निकल जाएगा। तो सबसे पहली बात कि जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ इंटू एम, और वी स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो वी विल गेट हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 1 + cos 2 ओमेगा टी बाई 2। तो यहाँ से 2 ओमेगा हमारा 126 निकल गया, राइट। एंड ये 2 ओमेगा कब है, जब यहाँ पे ये कब होता है, जब x इक्वल टू नॉर्मल ए साइन ओमेगा टी, राइट। मतलब 2 ओमेगा हमारा ये निकल गया, ओमेगा की वैल्यू 88 निकल गई। तो अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है तो 88, वरना अगर फ्रीक्वेंसी पूछा है तो 88/2 पाई। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। A spherical ball of radius 6 millimeter falls through viscous liquid attains terminal velocity of 20 meter per second. Okay. If another ball of same material and suppose same दे रखा है, okay, radius चेंज कर दिया। तो टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होगा तभी ये क्वेश्चन होगा। 2/9 eta r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इंटू जी। तो हमें पता है यहाँ पे जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो आर स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, राइट। तो अगर हमने हाफ कर दिया है रेडियस को, तो ये जो वेलोसिटी हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा, राइट। मतलब 20 से हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है ये? ओके। यहाँ पे रो एंड सिग्मा क्या होता है, रो जो है वो डेंसिटी ऑफ मटेरियल होता है एंड सिग्मा जो है वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है, ठीक है। जो इसमें से भारी है ना, जैसे नीचे जा रहा है ना टर्मिनल वेलोसिटी ना, जिस वेलोसिटी से हम टर्मिनेट करते हैं, ठीक है, तो नीचे गिर रहा होगा, उसकी डेंसिटी हम लोग ये माने हैं ऑब्जेक्ट्स का, एंड ये डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, ओके, नेक्स्ट। A big drum of radius r had a block of mass m, okay, sticking to its wall, and it has a coefficient of friction mu and the rotating with omega. For what? Okay, okay. तो एक हमारे पास ऐसा ड्रम है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ऐसे चिपक गया है। तो अब ये ओमेगा से ये ड्रम रोटेट कर रहा है, तो ओमेगा से रोटेट करेगा तो बाहर की तरफ फोर्स लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r, और यही हमारा नॉर्मल हो जाएगा, राइट। नीचे की तरफ गिराने को कौन ट्राई करेगा, mg, और इसको रोकना है, रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। तो म्यू इंटू नॉर्मल, अगर नहीं गिरना है तो मस्ट बी इक्वल टू mg। तो म्यू इंटू नॉर्मल की वैल्यू हमें पता है m ओमेगा स्क्वायर r, और ये mg के इक्वल करना है, तो m से m कट गया, we will get the value of omega as g by mu r under root. Is this okay? Next. A battery of EMF E and internal resistance R is connected to external load resistance R as shown, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ R। तो ये तो सिंपल है ना कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर तभी होता है जब इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल हो। ऐसे भी हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं कि इसमें करंट की जो वैल्यू हो जाएगी, I की वैल्यू, वो हो जाएगी क्या, E डिवाइडेड बाई R प्लस R। एंड मैक्सिमम पावर इसमें का निकालना है, तो पावर जो होता है I स्क्वायर R होता है, राइट। तो पावर इक्वल टू हो जाएगा E स्क्वायर R प्लस R होल स्क्वायर इंटू R, राइट। नाउ अब हमें क्या करना है, मैक्सिमम, इसको मैक्सिमम करना है। तो सिंपली डीपी बाई डी आर, मैक्सिमम ये वैल्यू कब हो सकता है, जब डीपी बाई डी आर जीरो करेंगे, राइट। एंड यहीं पे जब डीपी बाई डी आर जीरो करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगा, या चलो मैं कर देता हूँ। तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगा, ये ये यू बाई वी फॉर्म में आ गया, राइट, यू बाई वी। तो यू डैश वी, यू डैश क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर यू डैश वी, वी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर प्लस आर दी होल स्क्वायर माइनस वी डैश यू। तो ई स्क्वायर आर को एज इट इज रहने दो, और यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 इंटू आर प्लस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर का स्क्वायर है, एंड इसका भी स्क्वायर होता था, राइट। तो इसका भी स्क्वायर, और इसको जीरो से इक्वेट करना है, तो ये डिनोमिनेटर तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे ई स्क्वायर भी जीरो से वो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे आर प्लस क्या है, आर प्लस आर यहाँ है, आर प्लस आर वो भी चला जाएगा। यहाँ पे बस बचेगा एक साइड में आर प्लस आर, और यहाँ क्या बच रहा है, -2r इक्वल्स टू जीरो। यहाँ से आर की वैल्यू आर की वैल्यू, क्लियर है?
तो इक्वल जब रेजिस्टेंस होता है ना, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होता है। तो एक बार एनालिसिस करते हैं। देखो ये इजी क्वेश्चन था। एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन इजी था। ये इजी क्वेश्चन में काउंट होगा। एंड इसको ये भी इजी क्वेश्चन में काउंट होगा, राइट। नॉर्मल एफवीडी का क्वेश्चन है, एनएलएम का। ये क्लासिक क्वेश्चन है, रेगुलर क्वेश्चन है, आते रहते हैं। ओके, टर्मिनल वेलोसिटी का ये फार्मूला पता होना चाहिए। ये फार्मूला बेस्ड है प्योर, तब हो जाएगा इजीली। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक था, तो ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन है, ठीक है, मॉडरेट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी यस, तो 2 m³ अगर फार्मूला पता है तो बस फार्मूला पुट कर कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ ज्यादा दिख रहे हैं। यहाँ भी देखो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, वो सब एनर्जी इक्वेशन लिखो और हो जाएगा। फार्मूला बेस्ड ये भी फार्मूला बेस्ड, राइट। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे हैं, 5-6 क्वेश्चन मुझे दिख गए। हाँ, ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ये थोड़ा मैं बोलूंगा कि मॉडरेट सेटअप में चला जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। ओके, ये भी इजी क्वेश्चन है, अगेन फार्मूला बेस्ड। ये भी फार्मूला बेस्ड। यस, ये विटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, राइट। ये भी इजी है। ओके, यस, ये थोड़ा सा डायग्राम बनाने वाला क्वेश्चन था। एंड यस, इजी क्वेश्चन है। 2 बार इसमें स्लो लगाना है, राइट। ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन था। थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन था, बट ठीक है। थोड़ा लंबा बस क्वेश्चन था, और ऐसा नहीं है कि डुएबल नहीं था, कर सकते थे। बट इसको फिर भी मैं मॉडरेट में मानूंगा, क्योंकि इजी तो नहीं है ये। मॉडरेट और टफ के बीच में ही मानेंगे हम लोग। यस, ये इजी है। हम मतलब अगर ऐसे सोच लेंगे तो, वरना फिर अगर हम लोग एफ डॉट डी एक्स करके मतलब एक्सलरेशन निकालेंगे, फिर एम इंटू ए से फोर्स निकालेंगे, फिर डी एक्स करेंगे एंड एफ डी एक्स करेंगे, तो वो लंबा काफी हो जाएगा। अगर वो प्रोसेस लगाओगे तो उसके हिसाब से काफी टफ क्वेश्चन है। वैसे ही नॉर्मल इजी क्वेश्चन है। ओके, ये भी क्लासिक क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार देखा होगा आपने, राइट। रेगुलर क्वेश्चन है ये। ओके, ये क्वेश्चन भी रेगुलर क्वेश्चन ही है ना। ये भी सिग्निफिकेंट फिगर वाला, जो भी अगर कोई प्रैक्टिस करता है तो एक सम तो ये करता ही करता है। ओके, ये भी क्लासिक क्वेश्चन, रेगुलर क्वेश्चन है। बहुत सारे रेगुलर क्वेश्चन है इसमें, राइट। इजी, डुएबल, अगेन इजी। तो ओवरऑल क्वेश्चन ये पेपर 1 से थोड़ा सा मतलब लेवल इंक्रीज हुआ, थोड़ा सा हल्का सा। बट ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है इसमें। एंड इसमें थोड़ा सा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन बढ़ा है, तो आप ऐसा देख लो कि फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आ सकता है। बहुत सारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे डायरेक्टली, राइट। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।